नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम लोग अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से ये आज 9वीं क्लास है। इसके पहले का क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? रेखा शर्मा, गिरिजा व्यास, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन और अबरार। तो यहाँ पे जो पूछा है कि वर्तमान राष्ट्रीय महिला, तो ये वर्तमान की प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहा है, ये 2018 का पीवाईक्यू है। तो ये 2018 में वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता थी उनकी बात कर रहा है कि 2018 में वर्तमान राष्ट्रीय महिला की अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएगा रेखा शर्मा। कौन हो जाएगा? रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे हम बात करते हैं 2026 की। किसकी? 2026 में वर्तमान में श्रीमती विजया किशोर रहाटकर, कौन है? श्रीमती विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, श्रीमती विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना और उनका सर्वांगीण विकास करना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना। कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। तो यहाँ पे बात करते हैं संसद की। किसकी? संसद की। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति से बनने वाले क्वेश्चन क्या है? जैसे क्वेश्चन बने कि देश का संवैधानिक सर्वोच्च पद कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। और भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? किसको माना जाता है? भारत का प्रथम व्यक्ति किसको माना जाता है? तो भी हो जाएगा राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भी हो जाएगा राष्ट्रपति। अब बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा की। तो लोकसभा का निर्वाचन जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। किसके द्वारा? जनता द्वारा। और यह जो है संसद का निम्न सदन है। क्या है? ये संसद का निम्न सदन है। क्यों है? क्योंकि ये 5 साल पर बनता और विघटित होता रहता है। और राज्यसभा की बात करते हैं तो ये जो है इसका निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि ये जनता की प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। और यह संसद का उच्च सदन है। क्या है? संसद का उच्च सदन है। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो बुलाता है वो राष्ट्रपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हो जाएगा SO2। यह सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह एक उत्सर्जी गैस है। कैसा गैस है? यह एक उत्सर्जी गैस है। इसका मुख्य उत्सर्जन किससे होता है? तो इसका मुख्य उत्सर्जन जो है यह कोयला आधारित तेल शोधनशालाओं द्वारा उत्सर्जित होता है। किसके द्वारा? तेल शोधनशालाओं द्वारा। और यह जो है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और स्टोन कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? हार्ट अटैक और स्टोन कैंसर के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड जब जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है तो ये किसमें बदल जाती है? तो ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलती है। किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल में। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये वर्षा के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल जब वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर नीचे गिरता है तब ये जो है अम्ल वर्षा का कारण बन जाता है। किसका कारण बन जाता है? अम्ल वर्षा का कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी जिले में, और भारत और नेपाल की सीमा के पास। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। बाघ, एक सींग वाले गैंडे, इन सभी के लिए ये फेमस है। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्या है? एकमात्र सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा का सचिवालय। तो यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो यहाँ पे भारत का निर्वाचन आयोग ये जो है ये लोकसभा के चुनाव की जो अधिसूचना जारी करता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो हो जाएगा सुकुमार। कौन हो जाएगा? सुकुमार। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा जल संग्रहण जो है वो वर्षा जल का जमाव और भंडारण से है। किससे है? वर्षा जल संग्रहण मतलब वर्षा के पानी को एकत्र करना। तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण, वर्षा के जल को हम भंडारित कर लेते हैं, वही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। और वर्षा जल संग्रहण को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो क्या है? कौन सा राज्य? तो वो हो जाएगा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। और वर्षा जल संचयन के लिए कार्यरत तरुण भारत संघ यह किस राज्य में काम करता है? तो यह जो है राजस्थान में करता है। तरुण भारत संघ के एक सदस्य हैं जिनका नाम क्या है? तो हो जाएगा राजेंद्र। क्या? राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह जो है इनको भारत का क्या कहा जाता है? तो इनको भारत का जल पुरुष कह के पुकारते हैं। इनको भारत का जल पुरुष कहा जाता है। और यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक छत का पानी जो है, प्रत्येक छत का पानी 100% भंडारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और सार्वजनिक रूप से पानी का भंडारण करने वाला पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्षा जो है वो संघनन द्वारा होता है और इसी द्वारा जो है बादल का निर्माण भी होता है। और भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा जो है वो मानसूनी वर्षा होती है। कैसी होती है? मानसूनी वर्षा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा क्रम जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो जो है उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादक जो है ये ऊर्जा का निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ऊर्जा का निर्माणकर्ता के रूप में। कभी भी जो है ऊर्जा का क्रम, अगर कभी भी ऊर्जा के क्रम की बात हो तो सबसे पहले ऑप्शन में हम देखते हैं ये चूज करेंगे जिसमें सबसे पहले दिया हो उत्पादक। क्या दिया हो? उत्पादक। इन दो में दिया है, इन दो में नहीं दिया है तो ये दोनों हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में देखते हैं। तो जो है उत्पादक और उपभोक्ता जो है जो पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? उत्पादक के बाद क्या आता है? उपभोक्ता, जो कि पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, कुत्ता, ये सब जो हैं ये उत्पादक के उपभोक्ता के अंदर आ जाएंगे। और अपघटक, तो अपघटक जो है वो जो मृत से पोषण लेते हैं। अपघटक किससे लेते हैं? जो मृत जीव, जो मृत हो चुके होते हैं उनसे जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो अपघटक होते हैं।
तो क्या होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में क्या आते हैं, घास। उपभोक्ता में हिरन हो गया, हिरन क्या खाएगा, घास को खाएगा। और इसके बाद शेर, शेर किसको खा जाएगा, हिरन को खा जाएगा। और शेर जो है, यदि शेर नष्ट हो गया, शेर मर गया, मरने के बाद नष्ट हो गया, तो वो क्या आ जाएगा, वो अपघटक के अंदर आ जाएगा। अपघटक क्या है, जो मृत से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी। उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद अपघटक। यही इसका जो है क्रम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। कैरिटोनाइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो है यह मुख्यतः हरित लवक कोशिकांग में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, हरित लवक कोशिकांग में पाया जाता है। और पेड़ पौधे जिस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, पेड़ पौधे के जिस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे जो हैं वो हरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की। तो 5 मुख्य ऐसी गैसें हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं, तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो पूछा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो यह जो है वायुमंडल की सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी, सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। यहाँ पे ये कार्बन नहीं है, ये कार्बेट है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे बात करते हैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क की। तो ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है, इसके पहला नाम, मतलब इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इसका पहले नाम क्या था, तो वो था हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान। और वर्तमान समय में इसका क्या नाम है, तो वर्तमान समय में ये रामगंगा, क्या है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1935 से 1936 में हुई थी। किसका, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। और यहीं पे बात करते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है ये भारतीय गैंडे जो है वो संरक्षित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये स्थित कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा असम में। कहाँ पे है, असम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाले गैंडों के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। लोकसभा की कार्यवाही, तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नकाल। क्या कहते हैं, प्रश्नकाल। तो यहाँ पे जो है बात करते हैं इसकी जो है इस लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे, इस प्रश्नकाल के दौरान जो सदस्य जो होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न को पूछता कौन है, सदस्य पूछते हैं। और उत्तर कौन देता है, तो मंत्री देते हैं। कौन देते हैं, मंत्री देते हैं। प्रश्न जो पूछते हैं वो सदस्य होते हैं, उत्तर जो देते हैं वो मंत्री होते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो कितने प्रकार का होता है, तो वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और सूचना प्रश्न। कौन सा, तारांकित, अतारांकित और सूचना। ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। कौन सा, विधि का शासन विचार, तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बने कि सबसे अधिक प्रभाव भारत के संविधान पर किसका पड़ा, तो सबसे अधिक प्रभाव भारत के संविधान पर वो इंग्लैंड के संविधान का पड़ा। किसका पड़ा, इंग्लैंड के संविधान का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड का। और भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा वो इंग्लैंड का पड़ा। और इसमें से भी मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935
जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा पड़ा। किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किस पे पड़ा? भारत के संविधान पर। और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 ये समाप्त कब हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 26 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ था। यह एकमात्र कानून ऐसा था जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया तब भी यह चल रहा था। क्या चल रहा था? ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ये चल रहा था। और ये समाप्त कब हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को यह समाप्त हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा, कावेरी, महानदी, सतलज। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो वो हो जाएगा कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। और यह मैटूर बांध किस स्थान पे है? यह जो है तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु के सेलम जिले में। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1934 में यह बनकर तैयार हुआ था और तमिलनाडु के सबसे बड़े बांधों में से एक है। कब बनकर तैयार हुआ था? 1934 में। और ये सब तमिलनाडु के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो यह मुख्य रूप से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति करता है। और अन्य नाम इसको किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसे जो है स्टेनली जलाशय के रूप में भी जाना जाता है। किसे? इसे स्टेनली जलाशय के रूप में जाना जाता है। यह बांध जो है ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई का मुख्य स्रोत है। किसका? जो है कावेरी डेल्टा क्षेत्र के लिए यह सिंचाई का मुख्य स्रोत है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, 6, 3 और 4। तो यहाँ पे बात करते हैं कि भारत के भाग 9 में, किसमें? भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भाग 9 था, यहीं पे अनुच्छेद की बात करते हैं। तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद जो है वो 243 है। और अनुसूची जो है वो 11 है। तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और कहाँ पर किया गया था? तो वो हो जाएगा राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो वो कौन सा हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए भारत के संविधान को 73वां संविधान संशोधन किया गया था। यहीं पे हम 74वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। किसकी? 74वां संविधान संशोधन की। तो ये जो है इसका संबंध जो है ये नगर पंचायत से है। किससे है? नगर पंचायत से। और नगर पंचायत जो है नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की गई थी, वो 74वां संविधान संशोधन था। और ये यूपी टेट में एक बार नहीं बार बार ये घुमा घुमा के 73वां और 74वां संविधान संशोधन पूछता रहता है कि इसका संशोधन कब हुआ था, इसका संबंध क्या है। तो ये जो है 73वां और 74वां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए, भाग 9। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन का संबंध है। देखिए फिर से आ गया ये 74वां संविधान संशोधन। हम आपसे ये भी बता ही रहे थे कि ये बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ये कई बार पूछ लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो शहरी स्थानीय सुशासन से है। किससे है? शहरी स्थानीय सुशासन से। यह संशोधन जो है कब लागू हुआ था? तो ये 1 जून 1993। कब हुआ था? 1 जून 1993 से लागू हुआ था। इसके तहत जो है संविधान में एक नया भाग, कौन सा? भाग 9A और अनुसूची 12। कौन सा? भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन मेरा यहीं पे होता है कंप्लीट। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।